नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। सुरेश खन्ना जी, सम्मानित पत्रकार, आज जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या 11 38/5/2015 36 सन 2013 दिनांक 9/2/2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2015 निर्गत है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2017-18 से भारत सरकार द्वारा पाइप पेयजल योजना के संचालन और अनुरक्षण हेतु मात्रा के 15% धनराशि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजना में पूर्व से उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व से निर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप जलापूर्ति योजना के लिए संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024 के प्राख्यान पर माननीय मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन अपेक्षित था, वह अनुमोदन हो गया। जो हमारी जल जीवन मिशन है, इसके बाद कैसे चलेगा, इसके लिए ये सब योजनाएं आज उसके मंत्रिपरिषद में पारित हुआ है कि ग्रामीण और ये जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत कैसे इनको पेमेंट होगा और इस सब विषय पर पूरी चर्चा हुई। जितना हमारी लगभग जितनी योजनाएं 96/2024 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने का कार्य प्रगति पर इसमें 11,526 योजनाओं में से 22,935 गांव में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जिस गांव में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके बाकी काम के लिए आज वो हम लोग मंत्रिपरिषद में चौथा लेते हैं। इसका विशेष रूप से अनुरक्षण की बात है। उसकी अनुरक्षण कैसे होगा, तो उसका अनुरक्षण सालाना 4485 करोड़ रुपए पे खर्च होगा। इसमें 1553 करोड़ रुपया विद्युत का और बाकी सब मैकेनिकल वगैरह 2229 करोड़ 4485 ये विशेष। लेकिन हमारा सोलर ऊर्जा के माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। आज जो हम सप्लाई कर रहे हैं, हम सौर ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। यदि नहीं सौर ऊर्जा, फिर हमारा बिजली भी है और डीजल भी, दोनों लगभग 90,000 करोड़। माननीय जगदीश सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि क्रम संख्या 7 पर जो प्रस्ताव है, प्रदेश में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबंधकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। माननीय जगदीश सिंह, जैसा कि हम सबको बड़ी बात वैसे भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रति पर्यटकों का, चाहे धार्मिक पर्यटक हो, अन्य पर्यटक हो, बल्कि आवक में निरंतरता के साथ वृद्धि हो रही है। यहाँ 2016-17 में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की आवक उत्तर प्रदेश में थी। उसके सापेक्ष वर्ष 2023 में
48 करोड़ पर्यटकों की आमद उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और इस साल और काफी बढ़ने की संभावना है। और 2025 में हमारा कुंभ का आयोजन भी है। तो इसी के दृष्टिगत जो भी पर्यटक आए उनके लिए ठहरने की व्यवस्था और खान पीन की बेहतरीन व्यवस्थाएं संभव हो सकें, इसके दृष्टिगत जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पर्यटक आवास गृह चल रहे थे, उसमें से तमाम आवास गृह उस स्थिति में हो गए हैं कि जीर्ण स्थिति में रिनोवेशन नहीं हो पाया, या तमाम आवास गृहों में चूंकि 87 से लगातार वहां की उनकी जो कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहा है, तो ज्यादातर रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने के कगार पे हैं, तो कर्मचारियों की कमी भी महसूस की जा रही थी। और जीर्ण स्थिति चूंकि उनका रिनोवेशन नहीं हुआ, या आधुनिक जिस तरह का आज के पर्यटक की आवश्यकता है उस स्थिति के पर्यटन भवन नहीं बचे हैं। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने 98 में सरकार ने निर्णय लिया था कि ये निजी संविदा प्रबंधन पर निजी उद्यमियों को 5 साल के प्रबंधन की संविदा पर दे दिए जाए। लेकिन जो 5 साल को देने थे तो 5 साल के लिए कौन रिनोवेट करेगा, कौन इसका क्या करेगा। सरकार ने अनेक अब तक प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसमें उद्यमी, कोई भी निजी निवेशक अभी तक उसमें इंटरेस्ट उसने अपना नहीं दिखाया। इसी के दृष्टिगत आज हम लोग पुनः कैबिनेट में लाए हैं, जिसमें प्रावधान किया है कि निजी प्रबंधन पर इस तरह के जो हमारे आवास गृह हैं उनको 15 साल प्लस 15 साल का उनका एक्सटेंशन, कुल 30 साल के लिए हम लोग उनको निजी प्रबंधन पर देने का काम करेंगे। ये आज हमारी कैबिनेट से पास हुआ है और हम समझते हैं कि इससे न सिर्फ बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं पर्यटकों को मिल सकेंगी, बल्कि खाने पीने ठहरने की व्यवस्था में उच्च स्तरीय होंगी। और हमें लगता है 30 साल को चूंकि हम लोग ये दे रहे हैं तो निजी उद्यमी भी इसमें आकर्षित होंगे। इस तरह का हमने निजी उद्यमियों से चर्चा करने के बाद ही ये प्रस्ताव हम लाए हैं और जो आज माननीय मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। ये इस तरह के आवास की संख्या ये तय हुआ है कि जो घाटे में या जो बंद की स्थिति में पड़े हैं उनको ही हम हैंडओवर करेंगे। अब इसका हम लोग चिन्हांकन करके क्या कर लेंगे कि कितना में देने हैं। कुल मिला के 87 के करीब है, 87 है। उसमें से अब लोगों को कितने देने हैं तो उसका सारे हम देख लेंगे, उसका कितने घाटे में चल रहा है, कौन जीर्ण स्थिति में किस स्थिति में, उस पर चिन्हांकन करके उनको हम लोग करेंगे। पूरा अरे उसकी तो आमंत्रण निविदा जो भी हम निविदा पे करेंगे, उच्च निविदा वाले को जिसका सबसे ज्यादा सालाना हमें जो पेमेंट करेगा वो हमें मिलेगा। तो मैक्सिमम आएगा उसका बाकायदा ई निविदा के माध्यम से पूरा फ्लोट करेंगे पारदर्शिता के साथ। उसमें जो मैक्सिमम माल आएगा उसके लिए करेंगे। धन्यवाद। गोपीगंज, जोरीघाट, ये 5 दिन और ये बढ़े हैं, पुराने वाले को उधार दिया है ना, बढ़ गए। हाँ जी, बोलिए। हालांकि ये बता दें, पहले जिनके प्रयास हुए बता भी दूं कि जिनमें हम लोग प्रयास किए थे 5 साल के लिए पहले जो जियो हुआ था, जिसमें प्रयास हुए थे उसमें पर्यटक आवास गृह बदायूं, गोपीगंज, जौहरीघाट, गाजीपुर, आगरा, गढ़मुक्तेश्वर और झांसी, इस पर लगातार प्रयास होते रहे थे, लेकिन कोई भी निवेशक इसमें आया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं आए कि रिनोवेशन कराएगा, 5 साल में चाहे अपने रिनोवेशन का इन्वेस्टमेंट ही रिकवर नहीं होगा। घाटे में कौन व्यापारी कोई घाटे में व्यापार नहीं करता। अब उसको हम 30 साल के लिए देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा भी हुई है और निवेशक आएंगे। धन्यवाद। आज हमारा विषय आया है माननीय गुलाब देवी जी, संस्कृत के
जो बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति में किस प्रकार से बढ़ावा किया जाए। तो 2001 से छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था चल रही थी 2001 से छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था चल रही थी उसमें अब संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पहले पूर्व मध्यमा कक्षा 9 एवं 10 के लिए 50 रुपए मासिक, उत्तर मध्यमा कक्षा 11 और 12 के लिए 80 रुपए, शास्त्री के लिए 80 रुपए और आचार्य के लिए 120 रुपए प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था थी। लेकिन अब संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्राएं ज्यादातर निर्धन परिवारों की पृष्ठभूमि से होते हैं, इसलिए संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत प्रथमा कक्षा 6 और 7 और 8 के छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपए जो पहले नहीं दिया जाता था वो अब हमारी सरकार में दिया जा रहा है। 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपए प्रति माह और प्रथमा के ही कक्षा 8 के बच्चे के लिए 75 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10 के लिए 100 रुपए, उत्तर मध्यमा 11 और 12 के लिए 150 रुपए प्रति माह, शास्त्री के लिए 200 जो 80 मिलते थे वो 200 रुपए और आचार्य के लिए 250 रुपए प्रति माह की व्यवस्था की गई है। पूर्व के अभी 9 और 10 के लिए 100 रुपए, उत्तर माध्यमिक 11 और 12 के लिए 150 रुपए और शास्त्री के लिए 200 रुपए, आचार्य के लिए 250 रुपए। जी, ये संख्या है राजकीय इंटर कॉलेज बालक और राजकीय इंटर कॉलेज बालिका, इन दोनों को मिला के 974 है और जो राजकीय हाई स्कूल की हैं वो हैं आपके 99। इस समय तो इसी पर विचार किया जा रहा है जी, वो आगे व्यवस्था जैसी भी होगी उस हिसाब से लिखेंगे। सरकारी साइंस में जो है राजकीय इंटर कॉलेज का ही है इस समय, संस्कृत विद्यालय के लिए राजकीय इंटर संस्कृत विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल। ये पहले की अपेक्षा तो काफी बढ़ा दिया गया है। जो 6 और 7 में तो था ही नहीं, 6 और 7 में तो था ही नहीं। संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए ये परिवर्तन लाए हैं जी। और इसमें पहले कैपिंग थी कि 50,000 रुपए तक की आय वाले ही इसमें प्राप्त होंगे, जिनके परिवार की आय 50,000 रुपए होगी। इसके अलावा भी जो शर्तें थी वो हटा दी गई। अब कोई आय वर्ग का कैप नहीं है। अब इस समय किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी आय वर्ग का हो, अगर वो संस्कृत का विद्यार्थी बनेगा तो इन क्लासों में जो ऐसा बहन जी ने बताया उसको उतनी छात्रवृत्ति मिलेगी मासिक रूप से। टोटल जो संस्कृत विद्यालय है वो 517 है और छात्र इस समय जो है वो 1,21,573 जी। तो वो तो मैंने शुरू बताया आपको। टोटल 14 मंत्री परिषद के समझ में प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 13 पर मंत्री परिषद की सहमति मिली। और जो बड़े विषय में व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश में, पहले तो शिक्षकों का वेतन का होना रहा और गरीब परिवार से ही बच्चे वो संस्कृत पढ़ते थे, जिनके माँ बाप नहीं रहे, वो गरीबी में कहीं तो कोई नहीं आता संस्कृत। लेकिन वो अभी उसके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाएंगी जो जैसे पुलिस की एसटीएफ है, कोई ऐसा व्यवस्था बनाएंगी जो चेक करे धरातल पर कितने विद्यालय हैं, कितने अध्यापक आते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था बनाएंगी जो धरातल पर कितने विद्यालय हैं ये हमारे पास रिकॉर्ड में है। अब जो हमने अभी आपको ये बताया, जहाँ तक व्यवस्था की बात है, संस्कृत एक ऐसा विषय है जिससे हमारे देश को बचाने की व्यवस्था होती है।
संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। इसलिए सरकार पूरी तरीके से इस पर ध्यान दे रही है और इस पर कार्य करेगी। ये तो सही है, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जो लोग अध्यापक इसे वो कर रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अब आपने ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए धन्यवाद। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो पहला प्रस्ताव था वो उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 2021 के अंतर्गत निवेशकों को जो लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आपको हो सकता है जानकारी हो पहले से ही कि 2021 में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति आई थी। उसके बाद ये महसूस किया गया कि उसमें सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता है, पावर सप्लाई की आवश्यकता है। तो एक ग्रिड से बिजली, एक तरफ से बिजली अभी तक जो सप्लाई होती थी वो पर्याप्त नहीं मानी गई। तो ये सोचा गया कि दूसरी तरफ से भी बिजली, यानी 2 कनेक्शन उसके पास हो ताकि 24 घंटे बिजली उसको मिले विदाउट इंटरप्शन। इस वजह से आज ये संशोधन आया गया है। इसमें जो दूसरे 2 तरीके से बिजली उसको मिलेगी, 2 ग्रिड से या फिर 2 कनेक्शन से मिलेगी। तो जो सबसे कम बिल जिसका आएगा 2 में से वो सरकार सब्सिडी के रूप में उनको फीड करेगी। यही संशोधन इसमें आया है। इसमें खास तौर से 2-3 बातें और जानकारी दे दें आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राष्ट्रीय महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विनोद तावड़े ने कई मुद्दों पर इस दौरान अपनी बात रखी है। विनोद तावड़े प्रेस लेने वाले तो लगा कोई ज्वाइनिंग है, तो हाँ ये ज्वाइनिंग ही है, लेकिन पूरे देश में देश के नागरिकों को बीजेपी से फिर से एक बार सदस्य बनाकर जोड़ना, इसलिए उस रूप में ये ज्वाइनिंग की पत्रकार वार्ता कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है, नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई। सदस्यता ये सिर्फ संपर्क का कार्यक्रम नहीं, तो देश की जनता तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विचार
उन तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता तक हम पहुंचाएंगे। 2 सितंबर को ये जो सदस्यता शुरू होगी वो 25 सितंबर तक उसका पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का दूसरा चरण सदस्यता का शुरू होगा। ये जो विश्लेषण एनालिसिस होगा उसमें पहले चरण में जो सदस्यता हुई है वो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र कम रहा है, कहां पहुंचना आवश्यक है, सामाजिक वर्गों के हिसाब से सोचते हैं तो उसके आधार पर कहीं पहुंचना ज्यादा जरूरी है तो वो किया जाएगा। कई प्रदेशों में जहां ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहां के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए बाहर के कार्यकर्ता भी जाकर वहां विशेष सदस्यता अभियान करेंगे। और ये पूरे पहले चरण के सदस्यता के बाद एनालिसिस होने पर दूसरे चरण में जो कमियां रही है वो पूरी की जाएगी। ये सदस्यता पहले जो नागरिक भाजपा से जुड़ना चाहता है वो 8800002024 इस नंबर पे मिस कॉल दे या फिर नमो ऐप पर से भी जुड़ सकता है। QR कोड होगा, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट है, उससे भी वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। जब ये मिस कॉल दिया जाएगा तब कुछ बेसिक जानकारी का देने का एक मैसेज मिस कॉल देने वाले नागरिक को मिलेगा और वो उसमें अपना नाम, पता और कुछ जानकारी जो वहां मांगी जाएगी वो भर के भेजेगा। तो उसके जो डिटेल्स यहां केंद्र में आएंगे वो प्रदेशों में मंडल वाइज जाकर उन सबसे संपर्क की रचना पार्टी की ओर से बनाई गई है। इस सदस्यता अभियान एक बड़ा पर्व, संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते है और इसलिए इसकी तैयारी के लिए जो राष्ट्रीय कार्यशाला हुई उसके बाद जिला प्रदेशों में और लगभग 625 जिलाओं में इसकी कार्यशाला संपन्न हुई है। 15,000 मंडल हैं संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 9,000 की भी कार्यशाला संपन्न हुई और आज और कल में बाकी मंडलों में भी वो हो जाएगी। और 31 अगस्त को देश के सभी बूथ पर बूथ के कार्यकर्ताओं को सदस्यता कैसे करनी है, कहां पहुंचना है, इसका प्रशिक्षण एक ही दिन सब जगह दिया जाएगा। लगभग अपेक्षा यह है कि देश भर में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता। तो हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।